हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय विश्नोई। आई वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हमने एक सीरीज चला रखी है। स्टेनोग्राफर के हमने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कर लिए हैं 2025 में जितने आए हैं, और सीजीएल के 2025 के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। कुछ ही चीजें बची हैं, बहुत सारी चीजें हमने कर ली। ऑलमोस्ट आधा 2025 में जितना आया था वो हम कवर कर चुके हैं, और अब आपके सामने यही है 2025 के क्वेश्चन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। टोटल आई थिंक 71 कुछ क्वेश्चन हैं। स्लाइड 74 है हमारे पास, हाँ। तो 72 समथिंग कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, और वही 72 क्वेश्चन जो है हमें सॉल्व करने हैं। मुश्किल से 1 घंटा लूंगा, 1 सवा घंटे में हम सारा कंप्लीट कर लेंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबके लिए जरूरी है। और ये नहीं है कि केवल सीजल वालों के लिए है, कि टाइटल अगर सीजल है इसका मतलब ये सीजल वालों के लिए ही है, ऐसा नहीं है। हर एक बच्चे के लिए आवश्यक है जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, फिर चाहे आप सीएचएसएल पढ़ रहे हो, एमटीएस पढ़ रहे हो, स्टेनो पढ़ रहे हो, या फिर सीजल पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो, एसएससी में अगर सीजल में पूछा गया है तो कल हो सकता है तुम्हारे स्टेनो में पूछ ले, सीएचएसएल में पूछ ले, या कहीं भी पूछ ले, तो छोड़ नहीं सकते हैं। और प्रीवियस ईयर से थोड़ा अंदाजा भी लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन वो दे रहा है। अगर मैं वन वर्ड की बात करूं तो थोड़े से ईडियम्स के मामले में प्लस आए हैं। बाकी ईडियम्स आसान आए थे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थे। इजी टू मॉडरेट लेवल था। ठीक है, टाइम वेस्ट ज्यादा करेंगे नहीं, जो है शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट क्या है साहब? अगर तुम्हें बुलेट बाइट करनी पड़ जाए, ऐसी मजबूरी आ गई है कि बुलेट ही बाइट करनी पड़ रही है, तो फिर उसमें क्या कहेंगे आप? मतलब आपको डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है है ना। और ऐसे में आपने बुलेट भी जो है बाइट कर ली, मतलब आपने बहुत हिम्मत से करा है वो काम। तो बाइट द बुलेट जो है पेपर में आज से पहले भी पूछा गया है, और अब भी हम कहें तो क्या होता है? टू फेस अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन विद करेज। आपने कोई खराब सिचुएशन का बहुत ज्यादा हिम्मत से जो है सामना करा, तो ये होगा बाइट द बुलेट। हमारा पहले का आंसर बनेगा सी फॉर कैट। आसान था, मैं आपसे कहूं कि मुश्किल अभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। बैंड ओवर बैकवर्ड्स। हाँ जी, बैंड ओवर का मतलब होगा किसी झुकने से, और बैकवर्ड्स मतलब पीछे की ओर, है ना। बैंड ओवर मतलब आप किसी के सामने जो है सम्मान में झुक रहे हैं, कैसे झुक रहे हैं। बैंड ओवर है, बैकवर्ड्स मतलब पीछे की तरफ। तो कुल मिला के पीछे की तरफ झुकना क्या कॉन्टेक्स्ट है, जरा एक बार पढ़ो। टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट फिजिकल फीट, मुश्किल काम कर रहे हो, नहीं। टू एक्सर्ट वन सेल्फ ग्रेटली, टू हेल्प समवन। एक्सर्ट मतलब अपने आप को तुम पूर्ण रूप से जो है न्यौछावर कर रहे हो खुद को। टू हेल्प समवन, किसी की मदद करने के लिए। और अचीव समथिंग। बैंड ओवर बैकवर्ड्स मतलब मदद करने के लिए जो है तुम झुक गए हो, कि बताओ साहब क्या मदद कर सकता हूं, जो आप कहेंगे कर दूंगा। आंसर कहे बनेगा क्या? बी फॉर बॉल। बैंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब है किसी की मदद करना, कुछ भी अचीव करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए, 3 पे? हाँ, 3 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। टू कैरी कोल्स टू न्यू कासल। भाई बताओ, न्यू कासल का मतलब, कासल मतलब किला होता है। अगर आप अंदाजा भी लगाएं तो कासल का मतलब किससे बोले सर? किला है। और कोल्स मतलब कोयला। तुम कैरी करके कोयले को कहां ले गए? न्यू कासल ले गए। अरे, किले में कोयले का क्या काम है? तो आप ये कहना चाह रहे हो कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जो पॉइंटलेस है, जिसकी कोई जो है वैल्यू नहीं है। पहला है टू परफॉर्म नेसेसरी टास्क। कोयले को कासल में ले जाना नेसेसरी टास्क कभी नहीं हो सकता। टू डू समथिंग पॉइंटलेस और सुपरफ्लुअस। ठीक है, कोई सुपरफ्लुअस कोई चीज कर रहे हो, पॉइंटलेस कर रहे हो, जिसका कोई अर्थ नहीं है ना, वो वाली चीज है। बी फॉर बॉल लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। टू थ्रो इन द टॉल। टू थ्रो इन द टॉल, कोई चीज टॉल में डाल दी गई है आपके, इसका मतलब अब तो समस्या जो है बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। टू थ्रो इन द टॉल, टॉवल में कोई चीज डाल दी गई है, तो कॉन्टेक्स्ट तो ये होगा टू एडमिट डिफीट, कि आपने कुल मिला के हार मान ली है। इसके आगे कोई ऑप्शन नहीं है बचने का। ठीक है, टू एडमिट डिफीट, बहुत बढ़िया। चलो खैर, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। टू हैव एन एस अप वंस स्लीप। बहुत बढ़िया। देखो, आपने एस की बात करी है, वंस स्लीप। एक तो होता है आस्तीन में सांप होना, लेकिन यहाँ पे सांप नहीं है, एस है। इक्के की बात चल रही है साहब। अगर आपकी आस्तीन में इक्का है, मतलब आपके पास कुछ ना कुछ बढ़िया चीज है। आस्तीन में सांप नहीं है जो नुकसान दे देगा, धोखा दे देगा। टू हैव एन एस अप वंस स्लीप्स। आपकी आस्तीन में इक्का है। इक्का है मतलब आप कभी भी जो है एडवांटेज ले सकते हो। ऑप्शन देख लो। टू बी सीक्रेटली डिसऑनेस्ट इन अ गेम, बहुत बढ़िया। टू पजेस अ हिडन एडवांटेज और सीक्रेट रिसोर्स, वही आ गया। अगर आपके पास जो है एडवांटेज है किसका? क्योंकि आपके पास तो एस है, आपके पास तो इक्का है। सीक्रेट रिसोर्स है आपके पास, या कोई एडवांटेज है। आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। मुझे लगता नहीं समस्या आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्या है? लूज वंस नर्व। अपना वंस नर्व, नर्व मतलब अपना गुस्सा जो है तुम एकदम जो है खो दे रहे हो। गुस्सा, वंस नर्व मतलब अपना एक तरीके से जो तुम्हारा टेम्पर है, जो तुम्हारा बिहेवियर है, तुम उसको खो दे रहे हो, है ना।
तो अगर अपना अब तुम्हें किसी बात पे गुस्सा आ गया, इसका मतलब ये है कि आप जो है आप ये कहना चाह रहे हैं, वैसे तो एंग्री सडनली भी तुम्हें लगेगा कि ऑप्शन है, नहीं। टू लूज वंस नर्व का मतलब है जब आप गुस्सा होते हैं तो बेसिकली किस वजह से, क्योंकि आप डर गए हैं, आप जो है आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया है। तो बेहतर ऑप्शन होगा बी फॉर बॉल लगाओ। टू लूज कॉन्फिडेंस एंड करेज, आपका करेज जो है वो आप जो है डर गए हैं किसी बात को लेके, कॉन्फिडेंस आपका खत्म हो गया है। लूज वंस नर्व, ठीक है। एंग्री मत लगा देना, ध्यान रखना एंग्री नहीं होगा, कॉन्फिडेंस और करेज के लिए लगाएंगे, बी फॉर बॉल लगेगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। बीट अराउंड द बुश, भाई आज से नहीं, पिछले 500 सालों से पूछा जा रहा है। बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड बुश होता है मतलब झाड़ियों की बात कर रहे हो। बीट अराउंड मतलब मेन जगह पे जाके ना आप जो है बाकी चारों तरफ की सारी चीज कर रहे हो। बीट अराउंड द बुश, जैसे मान लेते हैं क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल जो है वो झाड़ियों में जाके गिर गई, आप चारों तरफ ढूंढ रहे हो, लेकिन कहां नहीं ढूंढ रहे हो, बुश में नहीं ढूंढ रहे हो, झाड़ियों में नहीं ढूंढ रहे हो। मतलब आप दुनिया चारों तरफ की सारी बात कर रहे हो, लेकिन किसकी बात नहीं कर रहे हो, जो मेन बात है, जो जहां मेन बॉल ढूंढनी चाहिए वहां नहीं ढूंढ रहे हो। झाड़ियों के चारों तरफ ढूंढ ली, लेकिन झाड़ियों में नहीं ढूंढी। तो वही चीज है बीट अराउंड द बुश। क्या है? टू स्पीक डायरेक्टली। बीट अराउंड द बुश में डायरेक्टली तो कुछ होता ही नहीं है। अगर बीट अराउंड द बुश में डायरेक्टली आ गया फिर तो मीनिंग ही उलट गया। टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट द मेन पॉइंट। आप मेन पॉइंट के ऊपर बात नहीं करना चाहते, आप जो है इधर उधर की बात कर रहे हैं। बीटिंग अराउंड द बुश, यू आर बीटिंग अराउंड द बुश। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। टू पे थ्रू द नोज। टू पे थ्रू द नोज का मतलब है भाई साहब नाक तक आपने जो है पैसा दे दिया है। टू पे थ्रू द नोज मतलब इतना पैसा दे दिया कि वो नाक तक बात आ गई, थोड़ी देर और चलेगी तो सिर के ऊपर चली जाएगी और उसके बाद फिर मामला निमट जाएगा। तो वही चीज है, टू पे थ्रू द नोज का मतलब है कि बहुत ज्यादा प्राइस किसी चीज का देना, और बहुत ज्यादा प्राइस देना, वेरी लो प्राइस देना, नेगोशिएट करना। टू पे एन एक्सेसिव हाई प्राइस। आंसर क्या बना लो? सी फॉर कैट बना लो, आसान क्वेश्चन है। टू कैरी द कैन। टू कैरी द कैन, कैन को कैरी करना। अगर किसी भी चीज को कैरी करके चल रहे हो, जैसे मान लेते हैं कैरी करना सबसे बड़ा काम होता है, जैसे कभी आप ट्रैक वगैरह पे जाओ अपने दोस्तों वगैरह के साथ, तो इस बात पे लड़ाई जरूर होती है कि साहब बैग कौन कैरी करेगा, समझे? ये चीज हमेशा ध्यान रखना कभी भी ट्रैक वगैरह। अब मुझे कैरी द कैन से वही चीज सबसे पहले याद आई। तो सबसे पहले हमारा ग्रुप एक टीचर्स का ग्रुप था जहां मैं पहले पढ़ाता था ऑफलाइन में। तो बोले बैग लेके चलते हैं साहब। तो बोले चलो ठीक है चलते हैं साहब। तो एक काम, सब पता नहीं किसने आइडिया दिया, शुभम सर थे, कौन था पता नहीं किसने दिया, कि एक काम करते हैं एक ही बैग ले लेते हैं, सब लोग मिलकर एक ही बैग ले लेते हैं, और एक ही बैग जो है टाइम टाइम से जो है सब टांग लेंगे। और किसी ने मान भी ली, सबने मान ली कि चलो एक बैग ले लेते हैं। तो उस बात पे पूरे रास्ते बोले, अब जब केदारनाथ का ट्रैक मुश्किल है, चलते चलते थोड़ी देर बाद के बोले भाई मैं तो नहीं लूंगा अब बैग, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये जिम्मेदारी मैं तो ये जिम्मेदारी ले ही नहीं पाऊंगा। थोड़ी दूर के बाद ऑलमोस्ट लोगों ने जो है हाथ खड़े कर दिए कि हम बैग नहीं लेंगे, हम अपना सामान निकाल लेंगे चाहो तो, लेकिन बैग लेके नहीं जाएंगे। क्योंकि 7 8 शायद 7 लोग थे अपन, तो बहुत सारा सामान हो गया, तो एक बैग को मुश्किल हो रहा है वजन लेके जाना। तो बैग लेके जाना मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके जाना, मैं ये कहना चाह रहा हूं, है ना। टू कैरी द कैन, कैन का मतलब तो कैन, वैसे तो वो वाली कैन की बात चल रहा है, लेकिन कैन का मतलब कैन से ही नहीं है, कुछ भी है। अगर आप कोई भी चीज कैरी करके ले जा रहे हो, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके जा रहे हो अपने साथ। तो ऑप्शन बनेगा बी फॉर बॉल। टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ मिस्टेक और फेलियर। कोई भी मिस्टेक है, कोई चीज है, अच्छा ठीक है, मिस्टेक फेलियर के अलावा भी कुछ है। टू फिनिश अ डिफिकल्ट टास्क, टू मेक अ क्विक डिसीजन, नहीं, ठीक है। टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ मिस्टेक और फेलियर, किसी मिस्टेक या फेलियर की क्या लेना, जिम्मेदारी लेना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। थ्रो डाउन अ गंटलेट, भाई इससे आसान कुछ हो सकता है? गंटलेट का मतलब ही चुनौती से होता है। गंटलेट का मतलब ही क्या होता है? चुनौती से होता है। तो थ्रो डाउन मतलब फेंक दिया आपने, थ्रो फेंक दिया, क्या फेंक दिया? एक चुनौती। सामने वाले के मुंह पे चुनौती फेंक के मारी कि बता तू मेरे से ज्यादा नंबर ले आएगा, नहीं ला पाएगा, मैं लाऊंगा, मैंने पढ़ाई करी है, मैं पढ़ाई करता हूं, और इस बार मेरा सिलेक्शन होगा। क्या है? यू आर थ्रोइंग डाउन द गंटलेट, ठीक है। क्या? टू इश्यू अ चैलेंज और डेयर समवन, किसी को जो है चैलेंज इशू करना कि तू ये चीज करके दिखा, इस बार तो मैं ही पास होऊंगा। हालांकि दोनों हो जाओ तो अच्छी बात है, ठीक है, जिसको तुम चैलेंज दे रहे हो वो भी हो जाना चाहिए पास। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। राइड रग शॉट ओवर, क्वेश्चन नंबर 11। देखो वैसे तो रग शॉट जो शब्द है, राइट, रग शॉट का मतलब ही किससे निकलेगा? किसी का सम्मान ना करना, है ना, एक तरीके से विदाउट रेस्पेक्ट आप कोई बात कह रहे हैं तो वो रग शॉट है, ठीक है। राइट रग शॉट ओवर, तो अब अगर बिना सम्मान की बात है, ऑप्शन देख लो बिना सम्मान वाला कौन सा है। टू एक्ट विद टोटल डिसरिगार्ड, पहला ऑप्शन ही है। फॉर अदर्स फीलिंग्स और राइट्स, है ना, किसी के राइट्स और फीलिंग्स का कोई भी सम्मान नहीं कर रहे हो। तो राइड ओवर मतलब उसको कुचल के निकल जा रहे हो, है ना। रफ शॉट मतलब किसी के राइट्स को, किसी की जो फीलिंग्स को, उसको कुचल के निकल जा रहे हो। राइड ओवर किसी चीज के ऊपर से गुजरना, है ना। तो वही है सम्मान, किसी के सम्मान से ऊपर, सम्मान के ऊपर से गुजर जा रहे हो। नेक्स्ट देखो, राइड फॉर अ फॉल। अब तुम राइड किस चीज के लिए कर रहे हो? फॉर अ फॉल, गिरने के लिए राइड कर रहे हो।
राइड फॉर अ फॉल, गिरने के लिए। अगर गिरने के लिए कोई राइड करेगा मतलब उसको पता है कि वो बेकार का रिस्क ले रहा है, वो बेकार की आफत मोल ले रहा है, वही मीनिंग निकलेगा। पहला ऑप्शन देखो, टू टेक अननेसेसरी रिस्क लाइकली टू एंड इन फेलियर। अननेसेसरी रिस्क लिया जा रहा है क्योंकि आपने गिरने के लिए ही राइड किया है, और इसीलिए आंसर क्या बनेगा, ए फॉर एप्पल बनेगा। बिना किसी बात का अननेसेसरी रिस्क लेना जबकि तुम्हें पता है कि अंत में तुम्हारी फेलियर होगी, हार होगी। ए फॉर एप्पल बनाएंगे 12 में। क्वेश्चन नंबर 13, टू अपसेट द एप्पल कार्ट। टू अपसेट द एप्पल कार्ट, अपसेट कर देना मतलब क्या ही है, किसी को अपसेट कर दोगे मतलब किसी को निराश कर दोगे। अब यहां पर एप्पल कार्ट, कार्ट का मतलब तो वही गाड़ी होती है एप्पल कार्ट, एप्पल कार्ट को अपसेट कर दोगे। एप्पल कार्ट को अपसेट नहीं कर रहे हो तुम, प्लान कैंसिल करके सारे जो अपने दोस्तों का ग्रुप है उसको कैंसिल कर रहे हो। बोले एक काम करते हैं, गोवा चलते हैं। ठीक है, बोले चलो ठीक है गोवा चलते हैं, लेकिन लास्ट में आके एक बंदा ऐसा कहेगा कि भैया जो है अब्बा नहीं मानेंगे। ठीक है अब अब्बा नहीं मानेंगे तो दिक्कत होगी साहब, क्या होगा, वही है टू स्पॉइल अ प्लान और डिस्टर्ब अ सिचुएशन। एक प्लान को डिस्टर्ब करना, एक प्लान को स्पॉइल करना या फिर सिचुएशन को डिस्टर्ब करना, ऐसी सिचुएशन जब बनती है तो उसको बोलते हैं अपसेट द एप्पल कार्ट। जब प्लान बनते बनते रह जाए तो उसी प्लान की क्या परिभाषा होती है कि वो गोवा का प्लान था। चलो खैर, नौकरी लग जाएगी तो हो जाएगा, एक बार मेरा भी हो गया, गलती से हो गया लेकिन हो गया, ठीक है। चलो खैर 13 नंबर हो गया, 14 देखते हैं। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। भाई भाई जो चीज हो चुकी है, जिसको तुम बदल नहीं सकते, अब कोई चीज हो चुकी है, अब उसमें तुम्हारा कोई बहुत ज्यादा चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। कोई स्प्लिट मिल्क मतलब दूध जो है बिखर चुका, अब तुम उसके उसके ऊपर रोने का कोई फायदा नहीं है कि अगर एक बार दूध बिखर गया तो बिखर गया, अब उसको वापस तो बर्तन में कर नहीं सकते कि बर्तन में करके पी ले, बिखर गया तो बिखर गया। कहने का मतलब है एक ऐसी चीज पर रिग्रेट करना जिसको अनडन नहीं किया जा सकता, जो वापस नहीं आ सकती, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, एक बार हो गया तो हो गया। तो टू रिग्रेट समथिंग, किसी चीज को रिग्रेट करना, दैट कैन नॉट बी अनडन, जिसको वापस नहीं जो है चेंज किया जा सकता, उसके लिए आप कहेंगे क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क। बहुत बढ़िया। टू सेंड समवन टू कॉन्वेंट्री, किसी को कॉन्वेंट्री भेज दोगे तो क्या होगा। देखो वैसे तो कॉन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं तो कॉन्वेंट्री नहीं कोवेंट्री है, ओहो अच्छा कोवेंट्री है। कुल मिला के सेंड समवन तो है ही, टू सेंड समवन टू कॉवेंट्री मतलब एक तरीके से इग्नोर करने की ही बात निकलेगी। एक सेकंड रुको, मैं ऑप्शन चेक कर लूँ जरा। टू डिस्पैच समवन, टू डेलिबरेटली इग्नोर सम, अच्छा ऑप्शन बी है, टू सेंड समवन टू अ हिस्टोरिकल सिटी। अच्छा ठीक है, कोवेंट्री हिस्टोरिकल सिटी की ही बात चल रही है, अब मैं समझ गया। हाँ देखो जो कोवेंट्री है ना, कोवेंट्री इंग्लैंड की एक सिटी है, इंग्लैंड की एक हिस्टोरिकल सिटी है जिसको कोवेंट्री बोला जा रहा है, तो लिटरल मीनिंग तो इसका हिस्टोरिकल सिटी से ही है। ठीक है, अब मैं आपको पता होना चाहिए ईडियम्स का कभी लिटरल मीनिंग नहीं निकलता, जो ईडियम का एग्जैक्ट मीनिंग है वो तो कभी निकलेगा ही नहीं। इसका मतलब सी फॉर कैट तो काट ही दो। ठीक है, टू गिव समवन अ डिफिकल्ट टास्क, कोवेंट्री भेज दे रहे हैं, हिस्टोरिकल सिटी भेज दे रहे हैं, उसको डिफिकल्ट टास्क दे रहे नहीं, आप कहेंगे किसी को जानबूझकर इग्नोर करना। टू सेंड समवन टू कोवेंट्री मतलब तुम हमारे पास से चले जाओ भाई, कोवेंट्री चले जाओ, तुम हिस्टोरिकल सिटी घूम के आओ, हमारे पास से चले जाओ, कहने का मतलब तुम किसी को इग्नोर कर रहे हो। डेलिबरेटली यू आर इग्नोरिंग समवन, किसी को इग्नोर करना, आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। आंसर क्या बनेगा, बी फॉर बॉल। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, टू डाइन विद ड्यूक हेम्फ्रे। टू डाइन विद ड्यूक हेम्फ्रे, ड्यूक हेम्फ्रे के साथ जो है आप खाना खा रहे हो। अब देखो वैसे इसके पीछे बहुत अच्छी सी स्टोरी है, टू डाइन विद ड्यूक हेम्फ्रे के पीछे कहानी क्या थी। एक ड्यूक हेम्फ्रे बेसिकली एक राजा थे, एक जमाने के राजा, मतलब उस टाइम पे कुछ बोलते होंगे कि भाई एम्परर वेम्परर जो भी था, छोटी सी मतलब मैं तुम्हें शॉर्ट में बता दे रहा हूँ जिससे दिमाग में थोड़ी बैठ जाए। ड्यूक हेम्फ्रे एक राजा थे भाई, उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ पे उनके जो कुछ सपोर्टर थे, कुछ जो समर्थक थे, तो कुछ लोग ऐसे थे जो उनकी उनकी कब्र के आसपास जो है घूम रहे थे। और अब तुम्हें पता है कि उसमें खाना वाना होता है लास्ट में जब तुम्हारा किसी की डेथ हो जाती है। तो अब वो कुछ लोग तो खाना खा रहे थे, कुछ लोग जो है खाना खाने की जगह क्या कर रहे थे, ड्यूक हेम्फ्री की जो उनकी जो जहाँ पे उनको जो है रखा गया था मतलब डेथ के बाद, तो वहां के उसके चारों तरफ कुछ लोग जो है घूम रहे थे, वहीं पे थे, मतलब वो खाना नहीं खा रहे थे, वहीं पे घूम रहे थे। तो उन लोगों से मजाक में कहा गया कि भाई जो है टू डाइन विद ड्यूक हेम्फ्रे, कि क्या क्या तुम ड्यूक हेम्फ्रे के साथ ही खाना खाओगे, क्योंकि वो तो खाएंगे नहीं, उनकी तो डेथ हो गई है। अगर वो खाना नहीं खाएंगे तो टू डाइन विद ड्यूक हेम्फ्रे का मतलब होता है टू गो विदाउट फूड, बिना खाना खाए ही आपको जा रहना पड़ेगा, आप भूखे रह गए हैं। ठीक है, आप क्या रह गए हैं, भूखे रह गए हैं। तो ड्यूक हेम्फ्रे के साथ जो है इस प्रकार का जो है कॉन्टेक्स्ट है, टू गो विदाउट फूड, है ना। ये थोड़ा अजीब जो है इडियम था, तो मैंने आपको जो है थोड़ा सा मीनिंग समझा दिया। टू रिमेन हंग्री, टू गो विदाउट फूड में अगर तुम क्लियर ना हो रहे हो, भूखे रह जाना जो है टू डाइन विद ड्यूक हेम्फ्रे है। ठीक है। कट द गार्डन नॉट, कट द गार्डन नॉट, गार्डन नॉट के बारे में तुम्हें शायद पता हो, मैंने बताया हुआ इससे पहले, इडियम्स मैंने उसमें बनाया था,
जो स्टेनो वाले में करा रहा था। गार्डियन नॉट मतलब एक इम्पॉसिबल सा ही टास्क है, एक डिफिकल्ट टास्क है और तुमने उसको सॉल्व कर दिया। गार्डियन जो है एक व्यक्ति की बात है, एक व्यक्ति का नाम है, उसने एक नॉट जो है बांधा था जो किसी से नहीं खुल पाया था ना, लास्ट में जाके वो खुला तो आपने कहा कि कट द गार्डियन नॉट, आपने गार्डियन नॉट को कट कर दिया। मतलब मुश्किल जो गार्डियन नॉट जो बहुत मुश्किल टास्क था उसको आपने सॉल्व करा। तो आप कहेंगे कट द गार्डियन नॉट क्या होता है? नॉट का मतलब गिठा से होता है, गार्डियन व्यक्ति का नाम है, उसने एक ऐसी गिठा बांधी जो खुल नहीं पाई और तुमने अगर उसको कट कर दिया, खोल दिया, तो आप कहेंगे सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम बोल्डली। आपने बहुत बहादुरी से एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम को क्या किया? सॉल्व किया। ठीक है, 17 के बाद किस में आ जाओ? 18 में आ जाओ। टू टिल्ट एट विंड मिल्स। टू टिल्ट एट विंड मिल्स, अच्छा ठीक है साहब। देखो वैसे पता है क्या, इसके पीछे भी कहानी है, टू टिल्ट एट विंड मिल्स के पीछे भी कहानी है। मतलब एक तरीके से, मतलब एक नोवेल में लिखी हुई है, आप ऐसा मान के चलो एक नोवेल में दी हुई कहानी है। वहां पे जो है नोवेल में मतलब नोवेल का नाम तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा रिलेट आपको करवा सकता हूँ। टू टिल्ट एट विंड मिल्स का मतलब यह है कि नोवेल में एक जो है हीरो होता है, जो एक कैरेक्टर होता है मेन जो, तो वो जो है लड़ाई कर रहा होता है और जो वो विंड जब वो विंड मिल की तरफ देखता है तो विंड मिल को जाइंट समझ लेता है। जाइंट समझ रहे हो? बहुत बड़ा राक्षस उसको समझ लेता है विंड मिल को। और जब वो बहुत बड़ा राक्षस समझ लेता है तो उसकी तरफ विंड मिल की तरफ ही अटैक कर देता है कि ये जाइंट है और ये हमें मारने आया है, और अगर वो हमें मारना है तो उसकी तरफ अटैक कर देगा। अगर वो अटैक कर देगा और वो भी किसकी तरफ अटैक कर रहा है? विंड मिल की तरफ। और विंड मिल तो क्या ही, उसको विंड मिल ने उसने विंड मिल को जाइंट समझ लिया, बहुत बड़ा राक्षस समझ लिया और उसने उसकी तरफ अटैक कर दिया। अब विंड मिल की तरफ अटैक हुआ तो फिर लड़ाई हो गई साहब। वही दिक्कत है कि भाई तुम एक ऐसे एनिमी से लड़ रहे हो जो रिप्लाई ही नहीं करेगा, या वो एनिमी है ही नहीं, वो तो विंड मिल है। तो टू टिल्ट एट विंड मिल का मतलब है टू फाइट इमेजिनरी एनिमीज। ऐसे एनिमीज से लड़ना जो इमेजिनरी है, वास्तव में विंड मिल जो है एनिमी है ही नहीं, क्योंकि उसने विंड मिल को जाइंट मान लिया, इसलिए वो मान रहा है कि हमारा जो है नुकसान कर देगा, ये हमारा जो है इसको मारो, विंड मिल जो है वो बहुत बड़ा जाइंट है, हमें सबको खा जाएगा, हमें सबको मार देगा। लेकिन इमेजिनरी एनिमी है, वो वास्तव में है ही नहीं। तो टू टिल्ट एट विंड मिल का मतलब है टू फाइट इमेजिनरी एनिमीज। ठीक है, सेम क्वेश्चन है 19 नंबर। भाई साहब कोई बात नहीं है, मुझे लगता है ये बताओ भाई। टू थ्रो वंस हैट इनटू द रिंग। टू थ्रो वंस हैट, आपने फेंकी है अपनी खुद की हैट। ठीक है, वंस हैट मतलब अपनी खुद की, अपनी खुद की हैट तुमने फेंक दी कहां? रिंग में। और रिंग में क्या हो गए? रिंग में तो सुल्तान हो गए साहब, हैं? अरे रिंग में सुल्तान होता है, रिंग मतलब अखाड़ा, और अखाड़े के नाम से सुल्तान भाई साहब। ठीक है चलो खैर, मैं कॉन्टेक्स्ट क्या कहना चाह रहा था कि रिंग से मतलब है कि अखाड़े से, और तुमने अपनी खुद की जो टोपी खुद से फेंक दी है। और खुद की टोपी खुद से फेंकी है मतलब आपने जो है एक चैलेंज दिया है किसी को, है ना? आप जो है कंपटीशन में खुद से उतर गए हैं। और अगर आप कंपटीशन में उतर गए हैं तो आपने सरेंडर किया है नहीं, आपने विड्रॉ किया है नहीं, आपने जो है डिसइंटरेस्ट दिखाया नहीं, आप घुस गए हैं अपने उसमें कंपटीशन में। टू एंटर अ कंपटीशन और इलेक्शन, टू थ्रो वंस हेड इनटू द रिंग। मीनिंग से ही समझ में आ रहा है, ठीक है, मीनिंग से ही समझ में आ रहा है। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। देखो न्यू लीफ का मतलब ही यह है कि आपने किसी काम को नए सिरे से शुरू किया है। लीफ मतलब पत्ती की बात चल रही है, लेकिन नई पत्ती मतलब आपने बिल्कुल काम नए सिरे से शुरू किया। अगर नए सिरे से शुरू किया तो टू स्टार्ट अफ्रेश, नए तरीके से किसी चीज को देखना शुरू करना, उस पर काम करना शुरू करना, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 22 नंबर, टू लुक डैगर्स एट समवन। बताओ भाई, अगर तुम किसी की तरफ डैगर्स, टू लुक डैगर्स, डैगर्स का मतलब निकलता है खंजर वगैरह से। जो छोटा चाकू होता है ना, छोटा छोटा छतरी, छोटा चाकू जो होता है, जो एकदम शार्प चाकू छोटा वाला, उसको डैगर्स बोलता है। खंजर जो होता है, कई बार आदमी यहाँ पे रख लेता है, निकाला धुश, घुमा दिया पेट में डाल के, तो वही है टू लुक डैगर्स। डैगर्स मतलब चाकू, चाकू की नजर से देख रहे हो मतलब गुस्से में देख रहे हो। टू लुक मतलब देखना, डैगर्स मतलब चाकू, चाकू देखना मतलब गुस्से में देख रहे हो, है ना? एट समवन, किसी की तरफ, किसी की तरफ जब गुस्से में देख रहे हो तो इसका आंसर यही तो होगा क्या? टू स्टेयर एट समवन विद एंगर और हेटर्ड, किसी की तरफ गुस्से में और हेटर्ड से देख रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई गुस्सा आ रहा है किसी के, आप किसी के ऊपर आपको। भाई फिर से 23 नंबर मुझे लगता है रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है? टू सेंड समवन टू कॉवेंट्री, किसी को कॉवेंट्री में भेज दिया मतलब उसको इग्नोर किया है। या फिर आप कहेंगे टू ऑस्ट्रासाइज समवन, ऑस्ट्रासाइज होता है किसी का बहिष्कार करना, बहिष्कार समझते हो? किसी को जानबूझकर इग्नोर करना कि भाई तू हमारा हिस्सा नहीं है, तुझे हम भेजते हैं क्या कॉवेंट्री, तू कॉवेंट्री चला जा, इंग्लैंड की एक हिस्टोरिकल सिटी घूम के आ। मतलब ये मैं तो समझाने के लिए कह रहा हूँ, यहाँ पर कॉवेंट्री का मतलब हिस्टोरिकल सिटी से नहीं है, यहाँ पर मतलब है कि आपने उसको भेज दिया अपने पास से कि तू हमारा जो है हिस्सा नहीं है, हम आपसे अलग हैं, हमें अपने में मत मिलाइएगा आप। ठीक है, पंकज त्रिपाठी कहते हैं ना, बस वही चीज है। तो पंकज त्रिपाठी क्या कर रहे हैं? ऑस्ट्रासाइज कर रहे हैं, हम अलग हैं आपसे, है ना? तो वही है
किसी को जो है ऑस्ट्रासाइज कर रहे हो, बहिष्कार कर रहे हो, डेलिबरेटली इग्नोर कर रहे हो, उसका मतलब है टू सेंड समवन टू कवेंट्री। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा बदल गया इसलिए क्वेश्चन ही डाल दिया गया होगा। एक्लीज हील एक्लीज हील तो मुझे लगता है बचपन से आप पढ़ रहे होंगे, और जब ईडियम पढ़ने शुरू करते हैं तो पहले दूसरे पांचवें नंबर पर ही एक्लीज हील मिल जाता है। एक्लीज हील होता है किसी का एक कमजोर हिस्सा, है ना। अब इसके पीछे भी कहानी है, लेकिन बहुत ज्यादा कहानी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये नया ईडियम है ही नहीं, मैं आपसे कहूं। ठीक है, कमजोर पार्ट के लिए एक्लीज हील का यूज कर लेते हैं। अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, अ हिडन वीकनेस और वल्नरेबिलिटी, बिल्कुल सही है। माइनर इंजरी नहीं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं, है ना। एक्लीज हील मतलब एक व्यक्ति होता है जिसको पैर से ही मारा जा सकता है, ऐसा समझ लो, पैर ही उसकी कमजोरी होती है, हील उसकी कमजोरी होती है। अगर उसको कोई हील पे मारे तो वो मर सकता है। वही होता है कि एक्लेज हील, एक्लेज व्यक्ति के नाम है, उसकी जो हील है वही उसकी कमजोरी है, बाकी पूरी बॉडी उसकी अमर है, पैर ही उसके जो है कमजोर है। तो हिडन वीकनेस और वल्नरेबिलिटी। ईट हम्बल पाए, तुमने हम्बल पाए खा लिया है साहब, बताओ। टू ईट हम्बल पाए मतलब किसी को तुम भाई साहब मनवा के छोड़ो कि तुमने गलती करी है और तुम्हें माननी पड़ेगी। टू ईट हम्बल पाए का मतलब होता है टू बी फोर्स टू एडमिट वंस एरर, तुम्हें अपनी गलती माननी पड़ेगी। टू ईट हम्बल पाए मतलब तुम्हें जो है अपना गुस्सा पीना पड़ेगा और तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें माननी पड़ेगी कोई बात। टू बी फोर्स टू एडमिट वंस एरर एंड अपोलोजाइज, और तुम्हें हम्बली अपोलोजाइज भी करना पड़ेगा, माफी माननी पड़ेगी। बताओ भाई। टू रन विद हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स, देखो ये तो हेयर और हाउंड्स तुम्हें पता है तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो हेयर जो है वो खरगोश की ही बात चल रही है। टू रन विद द हेयर, खरगोश तेज दौड़ता है, अगर आप दौड़ रहे हो तो खरगोश के साथ दौड़ रहे हो। और हंट विद द हाउंड्स, हाउंड्स का मतलब होगा जंगली जो है डॉग्स की बात चल रही है, जो जंगली कुत्ते होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं हंटिंग डॉग्स जो होते हैं। मीनिंग से अगर आप समझ जाओ, ठीक है, शिकारी कुत्ते होते हैं उनकी बात चल रही है। हेयर का मतलब किससे है, जंगली खरगोश से बात चल रही है। हेयर क्या है, खरगोश है, लेकिन कैसा, जंगली खरगोश है। एक तो खरगोश तेज दौड़ता है, ऊपर से क्या है, जंगली है, तो हेयर हो गया जंगली खरगोश। अगर भाग रहे हो तो जंगली खरगोश के साथ भाग रहे हो, शिकार कर रहे हो तो हंटिंग डॉग्स के साथ, जो एकदम परफेक्ट है शिकार करने में, उसके साथ शिकार कर रहे हो। कहने का मतलब तुम भाग रहे हो तो अच्छे आदमी के साथ भाग रहे हो, तुम शिकार कर रहे हो तो भी अच्छे आदमी के साथ, परफेक्ट आदमी के साथ शिकार कर रहे हो। इसका मतलब तुमने दोनों सिचुएशन में क्या करा है, एकदम साथ निभाया है, आप कह सकते हैं। तो टू बी फ्रेंडली विद बोथ साइड इन अ कॉन्फ्लिक्ट, किसी कॉन्फ्लिक्ट में किसी के साथ रहना, दोनों साइड्स के साथ, तुम खरगोश के साथ भी हो, तुम भागने में भी हो, तुम शिकार करने में भी हो, तुम दोनों चीजों में हो। उसका मतलब टू बी फ्रेंडली विद बोथ साइड इन अ कॉन्फ्लिक्ट। बहुत बढ़िया। 27 नंबर देखेंगे, थ्रो थिक एंड थिन, मतलब थिक एंड थिन होता है अच्छे और बुरे टाइम में। ये बहुत आसान इडियम है, जिसके पेपर में पूछा गया होगा उसको दिक्कत आ ही नहीं होगी। नेविगेट डिफिकल्टी नहीं। टू बी लॉयल एंड सपोर्टिव इन ऑल सर्कमस्टांसेस, हर एक सर्कमस्टांसेस में लॉयल होना, चाहे अच्छा हो। थ्रो थिक एंड थिन का मतलब है अच्छा और बुरा, तो अच्छे और बुरे टाइम में किसी के साथ होना थ्रो थिक एंड थिन है। टू गिव द गो बाय, ठीक है, नहीं, टू गिव द गो बाय, गो बाय का मतलब होता है किसी चीज का गुजर जाना या बीत जाना, है ना। किसी चीज का गुजर जाना, कोई चीज गुजर जाना, गुजर जाएगी या बीत जाएगी, ठीक है, या फिर बीत जाना, गो बाय। ठीक है, चलो साहब। टू गिव द गो बाय, किसी को गो बाय देना मतलब टू इग्नोर और अवॉइड समवन और समथिंग डेलिबरेटली, किसी को जानबूझकर अवॉइड करना। बाकी ऑप्शन कुछ मैं देख लूं, एक सेकंड जरा। टू अप्रूव विदाउट हेजिटेशन, टू पास एन एग्जाम, हाँ सारे जो है पॉजिटिव ऑप्शन है। देखो ईडियम भी ऐसा नहीं कि तुम नहीं निकाल सकते हो, तीनों ही पास हैं, सपोर्ट है, अप्रूव करना है, एक ही इग्नोर करना है। चलो खैर, वैसे संभावना ऐसी नहीं होती ईडियम में बहुत ज्यादा कि आप इस तरीके से चलो, लेकिन हाँ अंदाजा लगा सकते हो। टू गिव द गो बाय मतलब आप कह सकते हैं इग्नोर और अवॉइड समवन, ठीक है, और समथिंग डेलिबरेटली, की जानबूझकर किसी व्यक्ति को अवॉइड करना कि भाई ठीक है, हम वही बात, हम तुमसे अलग हैं साहब। ठीक है, आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल। टू हैव कोल्ड फीट, टू हैव कोल्ड फीट, अगर तुम्हारे पैर ठंडे हो रहे हैं। टू हैव कोल्ड फीट, फीट अगर अगर पैर तुम्हारे ठंडे हो रहे हैं, पैर ठंडे होने का मतलब है तुम रहे हो घबरा, बोले हे भगवान क्या होगा, है ना। अगर तुम घबरा रहे हो मतलब तुम क्या हो, नर्वस हो। अगर तुम घबरा रहे हो मतलब क्या हो, तुम नर्वस हो। तो कहने का मतलब टू हैव कोल्ड फीट का मतलब क्या होगा, टू बी एप्रीहेंसिव और नर्वस अबाउट डूइंग समथिंग। पैर ठंडे होने का मतलब यह है कि तुम घबरा गए, अरे पता नहीं यार कैसे होगा, यार इंटरव्यू देने जा रहे हो मान लेते, तो बोले पता नहीं कैसे होगा, क्या, नर्वस अबाउट डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने में नर्वस होना। बी फॉर बॉल, आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अ 9 days वंडर, है ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अ 9 days वंडर, एक वंडर जो कितने दिन चलेगा, 9 दिन ही चलेगा, उसके बाद फिर वही, तो वही है 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, इसका मतलब आप कहेंगे सी फॉर कैट कह लो। समथिंग दैट कॉजेज इंटेंस एक्साइटमेंट
और इंटरेस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए एक्साइटमेंट है, 4 दिन तो चांदनी है, उसके बाद फिर अंधेरी रात है, वही है 9 डेज वंडर, ठीक है, तो 9 दिन का ही वंडर है, उसके बाद वो चीज खत्म हो जाएगी। कॉल द शॉट, कॉल द शॉट मतलब आप कह सकते हैं कि भाई अब तुम्हें शॉट जो है वो लेना पड़ेगा, शॉट लेना पड़ेगा। अब इसको शॉट का मीनिंग हो सकता है चाहे तुम गेम खेल रहे हो, कोई स्ट्रेटेजी है, जब तुम्हें डिसीजन लेना ही पड़ेगा, बोले अब कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू कॉल द शॉट कि हमें क्या करना चाहिए, तुम्हें बताना पड़ेगा। तो कॉल द शॉट का मतलब होता है टू बी इन कंट्रोल एंड मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे काम नहीं चलेगा, यू हैव टू कॉल द शॉट कि तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या करना है, ठीक है। मेक नो बोन्स अबाउट 32, मेक नो बोन्स अबाउट देखो भाई मेक नो बोन्स अबाउट, बोन्स का मतलब, बोन का मतलब किससे, हड्डी से है ना, ठीक है, बोन का मतलब किससे, हड्डी से। और जैसे कहते हैं गले की हड्डी, मतलब कोई चीज अटक रही है, तो हड्डी का प्रयोग हम करते हैं किसी चीज को अटकना वाला बताना है, कोई चीज जो है झिझक रही है, कोई चीज रुक रही है किसी चीज को, तो बोन्स का प्रयोग हम जनरल उस सेंस में करते हैं, जैसे कि ये तो हमारे गले की हड्डी बन गया है। अगर आप किसी को कह रहे हो कि ये मेरे गले की हड्डी बन गया, मतलब वो तुम्हें परेशान कर रहा है। अगर वो तुम्हें परेशान कर रहा है तो उसका मतलब वही है कि हड्डी का जो प्रयोग है वो निगेटिव कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, कोई चीज अटक रही है, कोई चीज परेशान कर रही है, तो वो हड्डी है, ऐसा मान के चलो। अगर मैं कहता हूं मेक नो बोन्स अबाउट, अगर कोई व्यक्ति हड्डी का प्रयोग ही नहीं कर रहा है, बोले जी नो बोन्स अबाउट, कहने का मतलब है किसी प्रकार की कोई झिझक ही नहीं है, किसी प्रकार की कोई झिझक नहीं है, कोई हड्डी नहीं है, मतलब रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, कहने का मतलब है बिना किसी झिझक के बात करना, बहुत फ्रैंकली बोलना। आप कहेंगे टू स्पीक फ्रैंकली एंड विदाउट हेजिटेशन, बिना हेजिटेशन की बात करना, मेक नो बोन्स अबाउट, बिना हेजिटेशन की बात करना। 32 हो गया, 33 देखिएगा। गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, ठीक है। गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, देखो वैसे तो गेट ऑन मतलब घुलना मिलना है ना, लाइक अ हाउस ऑन फायर, जैसे घर में आग लगती है तो एकदम से फैलती है ना, घर में आग लगती है तो वो एकदम से फैलेगी, तो वही कह रहा है कि गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, जैसे घर में आग लगती है तेजी से, उतनी जल्दी से गेट ऑन मतलब घुल मिल जाना। कोई व्यक्ति बहुत तेजी से घुल मिलेगा तो आर्ग्यूमेंट सडनली नहीं करेगा, टू बिकम वेरी फ्रेंडली वेरी क्विकली, बहुत ज्यादा मिलनसार हो जाना, फ्रेंडली हो जाना, एकदम तुम्हारे ऐसे हो गया है कि भाईचारा आ गया है बिल्कुल। तो गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, मुझे शुरू में हॉर्स दिख रहा था चलो खैर, हाउस ऑन फायर, आ जाओ भाई। डूइंग स्टर्लिंग वर्क, भाई स्टर्लिंग का मतलब ही किससे होता है, स्टर्लिंग का मतलब होता है एकदम शानदार, ठीक है नहीं, एकदम उत्कृष्ट, उत्कृष्ट समझते हो, एकदम एकदम बढ़िया क्वालिटी का, एकदम शानदार कोई काम कर रहा है, तो डूइंग स्टर्लिंग वर्क, एकदम शानदार, एकदम उत्कृष्ट क्वालिटी का कोई काम कर रहा है, तो वही चीज है। अगर ऐसा है तो जरा देख लो, परफॉर्मिंग ऑर्डिनरी ड्यूटी, साधारण काम नहीं साहब, डूइंग आउटस्टैंडिंग एंड वैल्यूएबल वर्क, आउटस्टैंडिंग मतलब शानदार, बी फॉर बॉल आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। स्टर्लिंग का मतलब ही शानदार से निकलता है, उसी से निकाल लेंगे। टू टक वंस टेल, ठीक है नहीं, टू टक वंस टेल, देखो वैसे तो पूरा ये है, अगर मैं इसकी बात करूं बिटवीन वंस लेग्स, तुम्हें ये भी मिल सकता है पूरा, या तो टू टक वंस टेल मिल जाएगा, टू टक वंस टेल बिटवीन वंस लेग्स, ये भी तुम्हें मिल सकता है कि अपने पैरों के बीच में जो है, अपने लेग्स के बीच में अपनी टेल को आपने क्या कर लिया, टक कर लिया, छुपा लिया, ठीक है। मीनिंग क्या होगा साहब, अगर कोई चीज छुपानी पड़ रही है, टक करनी पड़ रही है, जैसे शर्ट को टक करते हैं ना, दबा लेते हैं, टू टक वंस टेल, अपनी टेल को आपने दबा लिया किसके, अपने पैरों के बीच में, या फिर इतना ही है टू टक वंस टेल, तो मतलब आप किसी चीज को लेके शर्मिंदा है ना, और जो है पश्चाताप आप कर रहे हैं, तो आप आंसर क्या बनाएंगे, बी फॉर बॉल बनाएंगे, आपको मजबूरी हो गई छुपाना, कोई गलत काम आपने किया। टू रिट्रीट इन फियर और शेम, रिट्रीट मतलब पश्चाताप करना, पछताना, ठीक है। वैसे तो वापस वापस लौटने से मीनिंग निकाल सकते हैं, किसी चीज को पीछे हटना डर में या शेम में, ठीक है नहीं, आ जाओ जरा। टू हैव एन एक्स टू ग्रिन, यार वैसे तो एक्स टू ग्रिन मतलब स्वार्थी होना ही होता है, और ये बहुत ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। टू हैव एन एक्स टू ग्रिन, स्वार्थी होना, एक्स मतलब कुल्हाड़ी की आप बात कर रहे हैं, ग्रेन मतलब काटने के लिए, किसी चीज को जो है पीसने के लिए आप कुल्हाड़ी का यूज कर रहे हैं, मतलब आप स्वार्थी हैं, आप अपने मतलब की बात करते हैं। हालांकि ये बहुत कॉमन इडियम है, लाखों बार पूछा गया है पेपर में, बाकी आप समझदार हैं। क्या होगा, एक्स का प्रयोग आप टूल के रूप में करेंगे, भाई लिटरल मीनिंग कभी नहीं होता। टू बी पर्टिकुलरली स्किल्ड एट समथिंग, किसी चीज को लेकर स्किल्ड होना नहीं। टू हैव अ सेल्फिश मोटिव, आप किसी चीज को लेकर सेल्फिश मोटिव है। टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड, किसी चीज को पीसने के लिए आपको एक्स चाहिए, एक्स ही क्यों चाहिए, पीसने के लिए तो कोई और चीज भी हो सकती है, लेकिन मुझे एक्स चाहिए, कहने का मतलब तुम्हें काम किसका है, एक्स का है। तुम्हें एक्स का मतलब वो तुम्हारी वाली एक्स नहीं, एक्स का मतलब ये वाली एक्स, भाई कुल्हाड़ी वाली जो बात चल रही है, तो तुम्हारा मोटिव जो है वो दूसरा है, ठीक है, तुम्हारा दूसरा मोटिव है, दूसरा मोटिव है, तो टू हैव अ सेल्फिश मोटिव, ठीक है। आ जाओ, एट सिक्सेस एंड सेवंस, ठीक है,
एट 6 एंड 7, अगर आप कह रहे हो 6 7 6 7, ठीक है नहीं, इसका मतलब आप कंफ्यूज हो, बोले 6 है या 7 है। एट 6 एंड 7, वैसे तो जैनजीज की भाषा में 6 7 बहुत फेमस है, 6 एंड 7, आप कंफ्यूज हो, बोले 6 या 7, अगर 6 या 7 है इसका मतलब आप कंफ्यूज हो, आपको पता ही नहीं 6 या 7, इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, ठीक है, इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट आओ, मैड एज अ मार्च हेयर, मैड एज अ मार्च हेयर। अब एक बात बताओ, जैसे पहले तो तुमने मैड ही देख लिया, अगर किसी को मैड कह रहे हो मतलब ये है कि ईडीएम का मीनिंग नेगेटिव निकलेगा। हेयर की बात मैं अभी करके आया थोड़ी देर पहले, और मार्च हेयर की बात कर रहे हो, मैड एज अ मार्च हेयर मतलब बहुत ज्यादा। अब आप जंगली खरगोश की आप बात कर रहे थे, ठीक है नहीं, तो उसकी तरह एक तरीके से पागल होना, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पागल हो रहा है, जंगली खरगोश अगर गुस्से में आ जाए मतलब वो अटैक कर रहा है बहुत ज्यादा, अब वो गुस्सा हो गया है, तो आप कह सकते हैं क्या, अगर किसी को मैड कह दिया है तो मैड कहने का मतलब बिजी तो नहीं है, आप कह सकते हो कंप्लीटली इनसेन एंड अनप्रिडिक्टेबल, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा। वेरी शाय एंड क्वाइट, मैड आदमी को शाय कह रहे हो, नहीं। एक्साइटेड बट डिसिप्लिन, अगर मैड आदमी है तो डिसिप्लिन कैसे होगा, बोले सर नहीं, आंसर बनेगा बी फॉर बॉल, कंप्लीटली इनसेन एंड अनप्रिडिक्टेबल। 39 की बात करेंगे। हाँ जी, टेक अप द गंटलेट, एक होता थ्रो द गंटलेट, थ्रो द गंटलेट भाई तुमने चैलेंज दे दिया, टेक अप मतलब ले लिया, है ना, थ्रो द गंटलेट तुमने चैलेंज दे दिया है, टेक अप मतलब तुमने चैलेंज ले लिया है, अगर तुमने चैलेंज ले लिया है इसका मतलब इग्नोर नहीं करा है, एक्सेप्ट करा है, टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, किसी चैलेंज को स्वीकार करना, किसी और ने दिया था तुमने ले लिया है, तो थ्रो डाउन द गंटलेट तुमने दे दिया है, टेक अप मतलब तुमने ले लिया है, अगर तुमने ले लिया है तो आंसर बनेगा सी फॉर कैट, टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, टू हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर। अब देखो भाई, वैसे तो ऑप्शन जो देखें तो ऑप्शन देख के आसान लग जाएगा, देखो चिप का मतलब यहां पर किससे है, वजन से है, भार से है, ऐसा समझ लो। टू हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर, तुम्हारे अपने कंधे पे क्या है, वजन है, भार है। आ जाओ, टू रिमेन काम, टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन, टू शो एक्सेसिव प्राइड इन वंस अचीवमेंट्स, टू फील एंग्री और रिसेंटफुल अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। बहुत बढ़िया, तुम्हारे अपने कंधों पर भार है कि यार ये मैंने क्या कर दिया था, ये तो मेरे द्वारा कोई गलत काम किया गया है। ऐसे बहुत से डिसीजन होते हैं, कई बार तुम्हें लगता है कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था, या ये चीज मेरे हिसाब से नहीं है, मेरे स्तर का कोई काम नहीं है, तुमने कई बार कुछ गलत कर दिया। तो टू हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर मतलब मेरे कंधे पर उस चीज का भार है, मेरे कंधे पर उस चीज का पश्चाताप है कि यार ये चीज मैंने क्या कर दी, ये तो मेरे लेवल के काम ही नहीं था, गलत चीज है, मैंने गलत करा। तो वही चीज है, चिप ऑन वन शोल्डर का मतलब है रिसेंटफुल अबाउट समथिंग, पश्चाताप होना किसी बात का, दैट हैपेंड इन द पास्ट, जो पास्ट में हुआ था। कोई चीज जब ऐसा होता है ना जो तुम्हें परेशान करती है, वो तुम्हारे हमेशा शोल्डर पर, कंधे पर रखी रहती है कि यार ये चीज तूने गलत कर दी, तो किसी बात का पश्चाताप होना, टू हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, थ्रो वंस वेट अबाउट। थ्रो वंस वेट अबाउट मतलब अपना वजन तुम जब फेंक दोगे मतलब तुम धौंस जमा रहे हो, ठीक है नहीं, अपनी धौंस जमाना, ए फॉर एप्पल ही ले लो, हिंदी में तो क्या लिखूंगा, धौंस जमाना। ठीक है। टू थ्रो वंस वेट अबाउट मतलब अपनी बात को जबरदस्ती मनवाना, टू एक्ट एरोगेंटली एंड बॉसिली, आप बॉस बनना चाह रहे हैं जबरदस्ती के, जबकि है नहीं आप, ठीक है। चलो खैर, क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड, तुमसे कहा गया नौकरी लग जाएगी अगर तुम मस्टर्ड काट दो, सरसों काट दो। मस्टर्ड क्या होती है, सरसों ही तो होती है, ठीक है नहीं। कट द मस्टर्ड, यू हैव कट द मस्टर्ड, मस्टर्ड का मतलब यहाँ पर सरसों से नहीं, मस्टर्ड मतलब एक लेवल है जो आपने कट कर दिया, एक स्तर है जिससे आप ऊपर पहुंच गए, है ना। एक एक कट ऑफ होती है ना, कट ऑफ मस्टर्ड ही है जिसके ऊपर जाना है। यू हैव टू कट द मस्टर्ड, यू हैव टू कट द मस्टर्ड मतलब आपको मस्टर्ड को कट करना पड़ेगा, कहने का मतलब है आपको जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है उससे ऊपर जाना पड़ेगा। तो कट द मस्टर्ड का मतलब होता है मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, जितने की आवश्यकता है, 150 की आवश्यकता थी 151 ले आए हो, सो यू हैव कट द मस्टर्ड, आपने रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड को पा लिया है, आप उससे ऊपर चले गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब जो हमारी जो कट ऑफ है वो मस्टर्ड ही। आ जाओ जरा, टू स्केट ऑन थिन आइस, जब हम स्केटिंग करते हैं तो हमारी जो आइस होनी चाहिए वो बहुत सॉलिड होनी चाहिए, तभी तो उसके ऊपर वो रुक पाएगी। लेकिन आपकी आइस कैसी है, थिन है ना, बहुत पतली आपकी जो बर्फ है, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, स्केट कर रहे हो, मतलब आप रिस्क ले रहे हो बहुत ज्यादा सा। स्केट मतलब स्केटिंग करना, वो दो पैर लगा के चलते नहीं है, हमारे यहाँ तो कम होता है, लेकिन हाँ आजकल बच्चों में बहुत क्रेज है। हमारी जनरेशन तो क्या जाने स्केटिंग, स्पेलिंग आती हो तो उस टाइम पे तो बात होती स्केटिंग की, अब तो क्या ही जाने, ठीक है। चलो खैर, टू स्केट ऑन थिन आइस मतलब आप रिस्क ले रहे हो, अगर हाँ सॉलिड आइस होता तो आप कहते कि भाई रिस्क नहीं ले रहे, लेकिन अगर आइस कैसी है, थिन है, इसका मतलब रिस्क ले रहे हो। तो 43 का आंसर क्या बनेगा, बी फॉर बॉल, टू बी इन अ रिस्की और प्रिकेरियस सिचुएशन, एक रिस्की सिचुएशन में या फिर प्रिकेरियस सिचुएशन में होना, ठीक है।
एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड का मतलब क्या है साहब? वंस मतलब किसी एक व्यक्ति की, विट मतलब है बुद्धि, जब बुद्धि एक व्यक्ति की खत्म हो जाएगी, इसका मतलब क्या होगा? कोई समझदार व्यक्ति है, उसके बाद पहली बात तो विट होना चाहिए। विट का मतलब किससे ही है? बुद्धि से। अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि खत्म हो गई, इसका मतलब अब जो है समस्या है, वो कंफ्यूज हो गया है। वंस विट्स एंड मतलब जब लॉजिक खत्म हो गया, समस्या जो है बहुत ज्यादा आ रही है। क्या? टू बी अटरली, अटरली मतलब कंप्लीटली परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड मतलब आप अचंभित हो गए हैं। एट नॉट नॉट नॉन व्हाट टू डू नेक्स्ट, और तुम्हें पता ही नहीं आगे क्या करना है। जब तुम्हारी विट्स, दिमाग खत्म हो गया, एट वंस विट्स एंड, जब तुम्हारी दिमाग की सीमा खत्म हो गई, इसके आगे तुम्हें पता ही नहीं क्या करना है, तुम बहुत कंफ्यूज हो, तो ऐसे में क्या ही होगा? एट वंस विट सेंस मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज होना, या तुम्हें ना पता होना कि आगे क्या करना है। 44 का बनेगा बी फॉर बॉल। ये मैंने क्या बना दिया है? आ जाओ जरा, 44 हो गया है, 45 पे आते हैं। बी द लो मैन एट द ऑन द टोटम पोल। टोटम पोल क्या होता है पहली बात तो, और लो मैन की बात कर रहे हैं। देखो लो मैन का मतलब तो यह है कि लो इन रैंक, ठीक है, नहीं आप कह सकते हैं लो इन रैंक, कोई व्यक्ति जो रैंक में सबसे नीचे है ठीक है, नहीं सबसे नीचे है कोई व्यक्ति रैंक में, पहली बात तो ये हुआ लो। टोटम पोल क्या होता है? तो टोटम पोल वैसे देखो, वैसे तो मैं तुम्हें शाब्दिक अर्थ बता रहा हूँ, इसे थोड़ा लॉजिक आप लगा पाओ, बाकी मीनिंग तो जो है वो है इडियम का, कुछ नहीं कर सकते। टोटम पोल होता है जैसे ये यूएस से कनाडा वाली साइड में जो है लकड़ी के पोल वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें चित्र वगैरह बनाए जाते हैं, किसके? उनके देवताओं के बनाए जा सकते हैं उस प्रकार के। उनके वहां पे जो एनिमल्स हैं, एनिमल वगैरह का बना देते हैं, कुछ सिंबलाइज जो है चीजें बनाते हैं वो। टोटम पोल सर्च करोगे गूगल पे मिल जाएगा। और वो क्या दिखाते हैं उसमें? वो अपनी हिस्ट्री दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? अपनी हिस्ट्री दिखाते हैं, अपना इतिहास दिखाते हैं कि हमारे इतिहास से रिलेटेड कोई ना कोई वो सिंबल बनाएंगे, उसको टोटम पोल बोलते हैं। और टोटम पोल पे कोई आदमी जो है वो लो मैन है, एकदम रैंक में नीचे है, तो इस हिसाब से 45 का क्या आंसर बनेगा? पहला वाला देख लो, टू होल्ड द लीस्ट इंपॉर्टेंट एंड और लोवेस्ट पोजीशन इन द ग्रुप। टोटम पोल को यहां पे क्या माना गया? ग्रुप माना गया, कि ग्रुप में सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट और लोवेस्ट पोजीशन। ये तो लो मैन से ही क्लियर हो रहा है कि आदमी जो है नीचे की जो है पोजीशन पे है। टोटम पोल का मतलब किसी ग्रुप में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे नीचे की पोजीशन होना। बी द लो मैन ऑन द टोटम पोल होगा। आंसर क्या बनेगा? ए फॉर एप्पल बनेगा। ठीक है, 45 का ए फॉर एप्पल बनाओ। 46 पे आएंगे भाई टेक सिल्क, ये अच्छा इडियम है, टेक सिल्क। टेक सिल्क का मतलब होता है एक सीनियर लॉयर बन जाना। ए फॉर एप्पल बनाओ। अब सिल्क क्या है भाई? वही है, अब सिल्क से अंदाजा लगा लो, सिल्क पॉजिटिव के शब्द के रूप में ही आएगा, है ना। डेयरी मिल्क सिल्क ले लो, सिल्क ले लो, लेकिन तुम्हें याद रखना पड़ेगा टेक सिल्क। बहुत ज्यादा लॉजिक तुम नहीं लगा सकते। टेक सिल्क होता है बिकम अ सीनियर लॉयर, या फिर बैरिस्टर आप कह सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? टेक सिल्क कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, प्ले इट बाय ईयर। प्ले इट बाय ईयर बोले भाई ऐसा है, अब क्या करना पड़ेगा? अब तो भाई खेलना तो है हमें, लेकिन किस तरीके से खेलेंगे? बाय ईयर खेलेंगे। बोले सर कान से कैसे खेलेंगे? बाय ईयर का मतलब है हम ऐसे खेलेंगे कि अब जो बात सुनी जाएगी, सुनने के बाद ही डिसाइड करी जाएगी क्या होगा। सो वी आर गोइंग टू प्ले इट बाय ईयर। अब हम जो हमारे सामने सिचुएशन आएगी उसी हिसाब से डिसाइड करते जाएंगे, पहले से कुछ प्लान नहीं होगा। नाउ वी हैव टू डिसाइड एवरीथिंग बाय प्लेइंग इट बाय ईयर। हमें केवल सुनना है और सुनने के बाद डिसाइड करना है, प्री प्लान कुछ नहीं होगा। सो दैट इज व्हाट प्ले इट बाय ईयर। ठीक है, बढ़िया। टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, भाई साहब ये तो गलती हो गया। टू लिसन केयरफुली टू अ कन्वर्सेशन, टू डिसाइड हाउ टू डील विद अ सिचुएशन एज इट डेवलप्स रेदर देन बाय हैविंग अ फिक्स्ड प्लान। क्या? रेदर देन हैविंग अ फिक्स प्लान। फिक्स प्लान होने से बेहतर क्या होगा? जैसे ही वो डेवलप होती है सिचुएशन, उसी सिचुएशन के हिसाब से क्या करना है? हमें डील करना है। जैसे सिचुएशन बनती जाएगी, सुन के उस हिसाब से डिसाइड करते जाएंगे। यही तो मैं कह रहा था। आंसर बनेगा सी फॉर कैट, प्ले इट बाय ईयर। क्वेश्चन क्या बनता है साहब नेक्स्ट? 48। हाँ जी, कम अप ट्रम्प। ट्रम्प्स का मतलब किससे होता है? कहीं भी ट्रम्प्स आ जाए मतलब विजय की बात कर रहे हो आप। ठीक है, कम अप। कम अप का मतलब प्रकट हो जाना होता है। वैसे तो अचानक से कोई चीज तुम्हारे सामने आएगी, इट केम अप इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने प्रकट हो गया, मेरे सामने आ गया। तो कम अप मतलब सामने आ जाना, प्रकट हो जाना। ठीक है, अगर कम अप ट्रम्प्स है, इसका मतलब तुम्हारे सामने कोई चीज प्रकट हो गई है, तुम्हारे सामने आ गई है, और सामने क्या आ गया है? विजय आ गई है, मतलब जीत आ गई है, और तुम जीत गए। लेकिन जीत कैसी है? कम अप है, अचानक से आ गई। तुम जीते नहीं हो, अनएक्सपेक्टेडली जीते हो। तो सक्सीडेड अनएक्सपेक्टेडली और अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट। उम्मीद तो नहीं थी लेकिन जीत गए काम आपका मतलब प्रकट होना, और क्या प्रकट हो गई है? जीत। मतलब उम्मीद नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन आप सफल हुए। सक्सीडेड अनएक्सपेक्टेडली। आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। आंसर क्या बनेगा? बी फॉर बॉल। शन समवन। भाई देखो भाई, अगर तुम्हें शन का मतलब ही पता है, पहली बात तो ये वोकेबलरी में पूछा गया इस बार एसएससी में बहुत बार शब्द, तो तुम्हें याद होना चाहिए। शन का मतलब होता है टू अवॉइड समवन। शन क्या होगा? टू अवॉइड समवन। ठीक है, और साथ में डेलिबरेटली भी लिख लो।
जानबूझ के आप किसी को अवॉइड कर रहे हो तो शन समवन है। अगर शन का मीनिंग पता है तो मुझे लगता है आंसर भी पता है। अवॉइड और इग्नोर समवन डेलिबरेटली, किसी को जानबूझकर आप इग्नोर कर रहे हैं, शन समवन है। ठीक है, 49 हो गया है साहब। 50 की बात करते हैं। बी द चैपर वन। बी द चैपर वन मतलब, देखो चैपर वन का मतलब है जो 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 चैप है हमारा, है ना। चैप मतलब वो व्यक्ति जो सुपरवाइज करता है, जो निगरानी रखता है। हम कहें निगरानी रखने वाला जो है वो चैपर वन है ना। या आप कह सकते हैं हु सुपरवाइज समवन या समथिंग, जो किसी चीज को सुपरवाइज करता है, जो निगरानी रखता है। तो अगर मैं कहूं बी द चैपर वन, तो बी द चैपर वन का मतलब है तुम जिम्मेदार आदमी हो, तुम हो जो जिम्मेदारी रखते हो, तुम हो जो रेस्पॉन्सिबल हो, तुम हो जो निगरानी रखते हो। और निगरानी रखना क्या होता है? सुपरवाइज ही तो होता है। सुपरवाइज और अकंपनी यंग पीपल इन सोशल सिचुएशंस। बहुत बढ़िया। तो सुपरवाइज और अकंपनी यंग सिचुएशन इन सोशल सिचुएशन, आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल। चलते हैं किस पे? 51 पे। बीट द डेड हॉर्स। बीट द डेड हॉर्स भाई, अब डेड हॉर्स, हॉर्स डेड है लेकिन तुम फिर भी उसको चाबुक मार के चलाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि सही नहीं है, ठीक है नहीं। तो बीट द डेड हॉर्स का मतलब होता है आप एक ऐसे टॉपिक पर बात बार बार जोर दे रहे हो जो अब रिजॉल्व नहीं हो सकता, जिसकी बात गुजर गई। अगर हॉर्स जो है वो जिंदा होता तो उसको बीट करने पे वो आगे चल देता, लेकिन अब नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि वो डेड है। कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, ये मत सोचना सच में घोड़ा मर गया तो उसको नहीं ले जा सकते हैं, नहीं। बीट द डेड हॉर्स का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जो अब जो है रिजॉल्व नहीं हो सकती, और आप फिर भी उस बात को बार बार रिपीट कर रहे हो कि यार इस तरीके से कर ले तो उस तरीके से कर लेते हैं, नहीं। बीट द डेड हॉर्स होता है टू ड्वेल ऑन अ टॉपिक दैट इज ऑलरेडी रिजॉल्व और फ्यूटाइल, ठीक है। एक ऐसी चीज जो फ्यूटाइल है, व्यर्थ है एक तरीके से, जिसके बारे में बात करना व्यर्थ है, जो अब सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है ना, या ऑलरेडी सॉल्व है। आंसर बनेगा सी फॉर कैट। इन द डार्क। इन द डार्क मतलब मैं तो अंधेरे में था, आई वॉज इन द डार्क, मैं तो अंधेरे में था। अंधेरे में था का मतलब क्या है? मतलब मुझे उस बारे में पता ही नहीं था। आई वॉज इन द डार्क अबाउट दिस टॉपिक, मैं इस टॉपिक के बारे में अंधेरे में था। अंधेरे में का मतलब मुझे पता ही नहीं था। आई वॉज अनअवेयर, आई वॉज अनअवेयर। इन द डार्क का मतलब है अनअवेयर ऑफ द ट्रू फैक्ट और डिटेल्स अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में कोई जानकारी आपको थी ही नहीं, तो वो अनअवेयर है, इन द डार्क है। टू ओपन अ पेंडोरास बॉक्स। भाई पेंडोरा को जानते हो? बताओ जरा। पेंडोरास बॉक्स, देखो वैसे तो उसके पीछे कहानी है, बता देता हूं। पेंडोरा है कौन? पेंडोरा वाज अ फर्स्ट लेडी, ठीक है, वाज द फर्स्ट लेडी, आ तो क्या, पेंडोरा वाज द फर्स्ट लेडी जिसको एक बॉक्स दिया गया था, ठीक है। पेंडोरा को एक बॉक्स दिया गया था और उससे कहा गया था कि इस बॉक्स को कभी नहीं खोलना है। पेंडोरा से कहा गया कि इस बॉक्स को कभी नहीं खोलना है। और क्यों कहा गया था ऐसा? और उससे कहा गया था कि इस बॉक्स में बहुत सारी इविल जो है, इविल सोल्स हैं, बहुत इसमें सारी बुराइयां इस बॉक्स के अंदर हैं, और इस बॉक्स को कभी नहीं खोलना है, ठीक है। अब पेंडोरा जो है मानेगा। पेंडोरा ने क्या कहा? पेंडोरा ने कहा मैं तो खोलूंगी, मैं तो मानूंगी नहीं। तो पेंडोरा ने वो बॉक्स खोल दिया। जैसे ही पेंडोरा ने वो बॉक्स खोला, इसका मतलब सारी जो बुराइयां थी उस बॉक्स से बाहर आ गई, और सारी बुराइयां बाहर चली गई। और ये कहा जाता है कि उस बॉक्स में केवल एक चीज बची, वो थी होप, उम्मीद। एक होप ही थी जो उस बॉक्स में बची, क्योंकि होप बुराई तो है नहीं, होप तो अच्छा ही है। आदमी उम्मीद ही कर सकता है, और क्या कर सकता है ना, क्या कर सकता है? उम्मीद ही कर सकता है। तो पेंडोरा ने जब बॉक्स खोला तो जो सारी की सारी बुराइयां थी वो उस बॉक्स से बाहर आ गई। तो यहीं से एक इडियम बना है, टू ओपन अ पेंडोरास बॉक्स। पेंडोरास बॉक्स मतलब मुश्किल समस्याओं का पिटारा अगर आप खोल दोगे तो वो क्या है? टू ओपन अ पेंडोरास बॉक्स। अगर ऐसा है तो आप कहेंगे क्या? टू अनलीश अ मल्टीट्यूड ऑफ ट्रबल्स। मल्टीट्यूड ऑफ ट्रबल्स, बहुत सारी समस्याओं को आपने अनलीश कर दिया, एकदम बाहर निकाल दिया, फ्री कर दिया है बहुत सारी समस्याओं को। ए फॉर एप्पल बनेगा 53 का। 54 देखेंगे। अ स्टॉर्म इज ब्रूइंग, ठीक है। ब्रूइंग का मतलब क्या है? बन रहा है। ब्रूइंग का मतलब क्या है? बोले सर बन रहा है। वैसे तो चाय और कॉफी के बनने के लिए ब्रूइंग का शब्द शुरू होता है, यूज होता है ना। चाय के कॉफी के बनने के लिए ये क्या बात आ गई? ये चाय कॉफी, ये तो मन कर जाता है, चाय की बात होती है ऐसा लगता है कि चाय होनी चाहिए थी। इस क्लास के बाद सोचते हैं फिर इसके बारे में। ज्यादा सेंटेंस नहीं बचे हैं, 72 ही हैं। चलो खैर, क्या कह रहा था मैं? चाय जो है, चलो खैर। आज स्टॉर्म इज ब्रोइंग, मैं आपसे कह रहा हूं जो स्टॉर्म है, एक जो तूफान है, वो ब्रोइंग मतलब बन रहा है, मतलब तूफान आने वाला है। अगर तूफान आने वाला है तो तूफान का आना मतलब यह है कि समस्या है। तूफान का मतलब समस्या ही है ना, तूफान कोई अच्छी चीज तो है नहीं। तूफान आने वाला है, तूफान इज ब्रूइंग मतलब बन रहा है, मतलब समस्याएं तुम्हारे सामने आने वाली हैं। अगर समस्याएं आने वाली हैं तो जरा देखना,
थंडरस्टॉर्म, अरे भाई स्टॉर्म का मतलब लिटरल थोड़ी निकलेगा। ट्रबल और कॉन्फ्लिक्ट इज लाइकली टू हैपन सून, बहुत बढ़िया। ट्रबल और कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई होने वाली है, समस्याएं आने वाली हैं जल्दी ही, तो स्टॉर्म इज ब्रूइंग, बढ़िया। टू बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, उसी हाथ को काट लेना, ठीक है, जो तुम्हें खिलाता है। उसी हाथ, टू बाइट द हैंड, उस हाथ को काटना जो तुम्हें फीड करता है, जो तुम्हें खिलाता है। कहने का मतलब है जो तुम्हारा बेनिफैक्टर है, बेनिफैक्टर मतलब जो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, जो तुम्हें रोटी खिला रहा है, जो तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, उसी को ही क्या दिखा दोगे? इन ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब एक तरीके से आप उसका सम्मान कर रहे हैं, इन ग्रेटिट्यूड मतलब आप उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप उसका तिरस्कार कर रहे हैं, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, ठीक है नहीं, किसकी? बेनिफैक्टर की, जो तुम्हें फायदा पहुंचाता है, जो तुम्हें खिला रहा है उसी के साथ बुरा कर दिया, ठीक है, धोखा देना है बेसिकली एक तरीके का ये। आउट ऑफ वंस डेप्थ, ठीक है नहीं, आउट ऑफ वंस डेप्थ। देखो वंस मतलब अपनी, वंस मतलब किसकी? वंस मतलब अपनी, हर एक व्यक्ति के लिए लगाया गया। डेप्थ मतलब गहराई, है ना, लेकिन यहां पर गहराई नहीं है, यहां पर डेप्थ का मतलब क्या है? क्षमता से है, ठीक है नहीं। आउट ऑफ वंस डेप्थ मतलब मेरी अपनी क्षमताओं से कोई चीज क्या है? आउट ऑफ मतलब बाहर है, आउट ऑफ मतलब क्या है? बाहर है, कोई चीज मेरी क्षमता से बाहर है, मेरी मेरी जो कैपेबिलिटीज है उससे कोई चीज बाहर है। इसका मतलब है क्या? टू बी इन स्विमिंग नहीं, टू बी फीलिंग ओवरवेल्म नहीं, टू बी इन अ सिचुएशन टू डिफिकल्ट फॉर वंस एबिलिटीज। हाँ, एक ऐसी सिचुएशन में होना जो बहुत डिफिकल्ट है फॉर वंस एबिलिटीज, मतलब मेरी एबिलिटीज, मेरी क्षमताओं की कोई चीज बाहर है, इसका मतलब आउट ऑफ वंस डेप्थ। बोले यार सर एक काम था, ये वाला काम करा दोगे? मैंने कहा नहीं, इट इज आउट ऑफ माई डेप्थ, ये मेरी डेप्थ से बाहर है, मतलब क्या? मेरी क्षमताओं से बाहर है, ये काम मैं नहीं करवा सकता, कोई और करवा सकता है। टू बी इन अ सिचुएशन टू डिफिकल्ट फॉर वंस एबिलिटी, अपनी क्षमताओं से बाहर होना, मुश्किल होना, तुम्हारी कैपेबिलिटी से मुश्किल होना। C4 कैट लगाओ, आगे बढ़ो। टू थ्रो डस्ट इन वंस आइज, किसी व्यक्ति की आंखों में धूल झोंकना। धूल झोंकना मतलब धोखा देना, और धोखा देना मतलब क्या है? टू कंफ्यूज और मिसलीड समवन डेलिबरेटली, जानबूझकर आपने उसकी आंखों में धूल झोंक दी, मतलब उसको धोखा दिया, उसके साथ बुरा करा। अगर बात समझ में आई 57 में, तो 58 चलते हैं। ब्रेक द बैंक, अगर तुमने बैंक ही तोड़ दिया है, ब्रेक द बैंक, ब्रेक द बैंक का मतलब तुमने बैंक ही तोड़ दिया। बैंक मतलब तुम्हारे पैसे, है ना। बैंक का मतलब किससे है? बोले सर बैंक का मतलब तो पैसों से है, तुम्हारे पास जितने पैसे थे तुमने सारे तोड़ दिए। ब्रेक द बैंक, इसका मतलब है स्पेंड ऑल वंस मनी, तुमने अपने सारे पैसे जो है खर्च कर दिए बिना सोचे समझे। ब्रेक द बैंक मतलब स्पेंड ऑल वंस मनी, ठीक है। 59 पे आ जाइए। ले इट ऑन द लाइन, ले इट ऑन द लाइन। देखो भाई मैं तुमसे कह रहा हूं कि भाई ऐसा है, घुमा फिरा के बात मत करो, पॉइंट पे आके बात करो। तो इसका मतलब क्या है? ले इट ऑन द लाइन, किसी चीज को कहां रखो? एकदम पॉइंट पे, एकदम लाइन पे, दाई बाई बात मत करो, एकदम लाइन पे आके बात करो, वरना तुम मुझे जानते हो। तो इट इज व्हाट? ले इट ऑन द लाइन। क्या? कि भाई टू स्पीक फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली, एकदम ईमानदारी से बात करो, ऑनेस्टली बात करो, फ्रैंकली बात करो, ठीक है। गेम केयरफुली, रिलैक्स कंप्लीटली, हाइड द ट्रुथ। ले ऑन द लाइन का मतलब है कि भाई टू स्पीक फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली, ईमानदारी से बात करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट चलो 60 पे हम आते हैं। थ्रो कॉशन टू द विंड, थ्रो कॉशन टू द विंड। देखो कॉशन का मतलब क्या है? कॉशियस होना। कॉशियस होना मतलब किसी किसी चीज को लेकर जो समझ है, किसी चीज को लेकर क्या है? जो समझ है, उसको आपने क्या कर दिया? थ्रो कर दिया इन द विंड, हवा में फेंक दिया। जैसे किसी चीज को यूज, इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई होता है, जैसे मान लेते हैं, उसको यूज करने का दिया होता है कि क्या क्या कॉशंस आपको बरतने, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। तो आपके सामने एक पेपर था सावधानियों वाला, बोले जैसे मान लेते कोई चीज है कि ये पेपर है, ये सावधानियां इसमें लिखी है, ये बरतनी है आपको, इसको यूज करते हुए तुमने उठाया फेंक के मारा हवा में। बोले हम बरतेंगे सावधानी है, हमें चाहिए सावधानी, सावधानी हमसे आगे बढ़तेगी है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो थ्रो क्वेश्चन टू द विंड मतलब आपने सावधानियों को ही हवा में उड़ा दिया, मतलब आपने जो है ऐसा कुछ कर दिया जो आप कह सकते हैं कि रिस्क बहुत ज्यादा ले लिया आपने, रिस्क वगैरह की चिंता ही नहीं करी कि क्या कॉशन हो सकते हैं, क्या समस्या हो सकती है, क्या रिस्क हो सकता है, उसके बारे में सोचा ही नहीं, उसको कहां फेंक दिया? हवा में। बोले अपने आप देख लेंगे, हमें सब आता है। तो वो है थ्रो क्वेश्चन टू द विंड। ऑप्शन क्या होगा? टू डू समथिंग विदाउट वरीइंग अबाउट द रिस्क और नेगेटिव रिजल्ट्स। टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क और नेगेटिव रिजल्ट्स, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा 61। व्हाट डज द फ्रेज गो बैक टू स्क्वायर वन? गो बैक टू स्क्वायर वन मतलब घूम फिर के वहीं आ जाना, ठीक है नहीं। गो बैक टू स्क्वायर वन, स्क्वायर वन का मतलब देखो यहां से शुरू करा, यहां आया, वैसे तो स्क्वायर ही बना नहीं, स्क्वायर ही बनाते हैं, आ जाओ, घूम फिर के यहीं आ गया। तो गो बैक टू स्क्वायर वन, गो बैक टू स्क्वायर वन, टू स्टार्ट ओवर आफ्टर अ फेलियर, टू स्टार्ट ओवर आफ्टर अ फेलियर, कंप्लीट करना नहीं, टेक शॉर्ट ब्रेक नहीं, फाइनलाइज द प्रोजेक्ट नहीं। टू स्टार्ट ओवर आफ्टर अ फेलियर, एक बार खराब हुए कोई बात नहीं, फिर से शुरू करेंगे। टू गो बैक टू स्क्वायर वन मतलब वहीं से शुरू करना फिर से, ठीक है। इन द निक ऑफ टाइम, इन द
निक ऑफ टाइम मतलब ऐसा है कि समय की ही बात चल रही है, लेकिन निक टीवी पे चैनल आता है, निकलॉडियन, ठीक है। चलो खैर, इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम का मतलब है बिल्कुल जैसे कोई चीज है जो तुम्हें इस टाइम तक करनी है और तुमने जस्ट उसके पहले कर ली। जैसे मान लेते हैं तुम ऑफिस में कहीं काम करते हो, तुम्हारे ऑफिसर ने बोला डेडलाइन है 5 बजे, मुझे ये काम मुझे लाके दो, डेडलाइन है साहब 5 बजे की, तो तुमने 4:49 पे लाके दे दी। सो यू हैव कंप्लीटेड द वर्क इन द निक ऑफ टाइम जस्ट बिफोर इट वॉज टू लेट। देर होने से पहले पहले तुमने कर लिया। बोले 5 बजे के बाद लाया तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तुम 4:59 पे ले गए 4:59 पे, बोले सर काम तो पूरा हो गया। सो यू हैव कंप्लीटेड द वर्क इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम जस्ट बिफोर इट वॉज टू लेट। बहुत बढ़िया। 63 पे आइए, टू कम क्लीन। टू कम क्लीन का मतलब क्या है साहब? तुम जो हो गए तो गंदे थे, जब तुम गए थे तब तो तुम गंदे थे, ठीक है, लेकिन यहां जाके तुमने क्या कहा? तुमने सब सच सच बोल दिया। बोले ऐसा है, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने जनता को लूटा है और ऐसा है और वैसा है। और जब तुम वापस आए तो जब तुमने सच बोल दिया, इसका मतलब अब तुम ईमानदार हो गए हो। और वापस तुम कैसे आए? वापस तुम क्लीन आए। वापस कैसे आए? तुम क्लीन आए। क्यों? क्योंकि तुमने सच मान लिया था कि मेरे से गलती हुई है साहब, मैंने जो है गलत करा है, ठीक है। टू कम क्लीन का मतलब है टू कन्फेस समथिंग। आपने कोई बात कन्फेस कर ली, स्पेशली समथिंग रॉन्ग, जो तुमने गलत करा था, जब तुमने मान लिया कि हाँ मेरी गलती थी, इसका मतलब अब आप जो है सही रास्ते पे हैं। जब तुम वापस आओगे तो तुम क्लीन आओगे, क्योंकि तुमने अपनी गलती मान ली है, ठीक है, मेरे से गलती हुई है, तुमने छुपाया नहीं है। बढ़िया। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। नहीं देखो एक बार हॉट और एक बार कोल्ड, इसका मतलब क्या है? तुम हॉट भी ब्लो कर रहे हो, तुम कोल्ड भी ब्लो कर रहे हो। कहने का मतलब है तुम बार बार अपना स्टैंड चेंज कर रहे हो, तुम बदल रहे हो अपने आप को बार बार कि अच्छा नहीं ये ठीक है, अच्छा अरे नहीं नहीं ये ठीक है। सो यू आर चेंजिंग योर स्टैंड। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब है यू आर चेंजिंग योर स्टैंड। आ जाओ जरा, स्टैंड का मतलब किससे? ओपिनियन से। कीप चेंजिंग वंस एटीट्यूड और ओपिनियन, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। नहीं बढ़िया। टू स्टेप अप टू द प्लेट, टू स्टेप अप टू द प्लेट, भैया प्लेट पे तुमने स्टेप अप कर दिया। स्टेप अप का मतलब ही क्या होता है? जैसे मैं कहता हूं कि मैं यहां खड़ा हूं, मैं स्टेप अप करता हूं, बोले सर मैं आता हूं आगे, तो स्टेप अप करने का मतलब ही क्या है? आपने कोई कदम बढ़ाया है, आपने जिम्मेदारी लेने की बात करी है। मैं तुमसे पूछूं ये वाला टास्क दिया जा रहा है, ये 2 पेजेस जो है टाइप करके लाने हैं, कौन टाइप करके लाएगा? आपने हाथ उठाया, बोले सर मैं टाइप कर दूंगा। सो यू बेसिकली स्टैंड अप, है ना, तुम आगे बढ़े, तुमने जिम्मेदारी ली। टू द प्लेट, प्लेट का मतलब तो वही है कि कोई भी 8-10 लोग हैं प्लेट का मतलब लिटरल प्लेट नहीं, प्लेट मतलब जितने भी लोग थे उनमें तुमने स्टैंड अप किया, तुमने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, ठीक है। आ जाओ जरा, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना क्या होगा? टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड परफॉर्म वेल व्हेन नीडेड, जब आवश्यकता थी तो तुमने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली और तुमने अच्छे से परफॉर्म किया। तो स्टैंड अप का स्टेप अप का मतलब ही क्या है? आपने एक कदम आगे बढ़ाया, मतलब यू हैव टेकन द रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन नीडेड, जब आवश्यकता थी तब आपने किया। ही इज अंडर द वेदर टुडे एंड ही won't attend the meeting. अंडर द वेदर किसकी चपेट में आ गया है? मौसम की चपेट में। और जब मौसम की चपेट में कोई आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? बोले सर बीमार हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति मौसम की चपेट में आ गया मतलब बीमार हो गया। तो अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग अनवेल। अंडर द वेदर क्या होता है? बोले सर फीलिंग अनवेल, ही इज अंडर द वेदर मतलब उसको बीमारी हो गई साहब, वो अभी ठीक नहीं है। कट टू द चेज, कट टू द चेज बहुत आसान है, पेपर में पहले भी कई बार पूछा गया, ठीक है। नहीं देखो, कट टू द चेज का मतलब यहाँ पर मेन पॉइंट सही है। कट टू द चेज मतलब भाई इधर उधर की बात मत करो, मुझे मेन बात बताओ क्या है। कट टू द चेज का मतलब है अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स एंड गॉट टू द पॉइंट। अननेसेसरी डिटेल्स को अवॉइड करना और पॉइंट पर आना, दैट इज व्हाट कट टू द चेज, है ना। अब जैसे चेज होता है, क्रिकेट में चेज होता है, ठीक है। नहीं तो वही है, आपको चेज तक जाना है, मतलब आपको इधर उधर की बात ना करके मेन फोकस करना है कि आपको रन बनाने हैं टोटल साहब। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, खैर क्रिकेट से तो बहुत ज्यादा रिलेट हो नहीं पाएगा थ्रो थिक एंड थिन मतलब अच्छे बुरे टाइम में, वही बात है, अच्छे बुरे टाइम में के लिए लगा लो। टू बी लॉयल एंड सपोर्टिव इन द ऑल सर्कमस्टांसेस, ये मैं अभी आ चुका ना, इसलिए मैंने दोबारा जो है आपको बताया नहीं। कट फ्रॉम द सेम क्लोथ, कट फ्रॉम द सेम क्लोथ, अगर आप सेम क्लोथ से बने हैं, सेम कपड़े से बने हैं, इसका मतलब आपका नेचर भी क्या होगा? सेम होगा। कट फ्रॉम द सेम क्लोथ का मतलब है ऑफ द सेम नेचर, सेम व्यवहार का, सेम नेचर का होना कट फ्रॉम द सेम क्लोथ होता है। नेक्स्ट देखिएगा, टू ब्लैक बॉल समवन, टू ब्लैक बॉल समवन। देखो एक चीज है, अगर मतलब ऐसे मैं बात करूं जेन्युइनली, सामाजिक रूप से ऐसा हो ना हो,
लेकिन ईडियम्स वगैरह में ऐसा होता है, अगर कहीं व्हाइट आया है तो वो अच्छा माना जाता है, कहीं ब्लैक आया है तो नेगेटिव माना जाता है। मतलब हमेशा तो नहीं होता, लेकिन 99.99% ऐसा होगा कि तुम्हें समझ में आनी चाहिए ये बात। तुम्हें ईडियम का मीनिंग नहीं भी पता तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर अच्छी बात कही गई है तो उसमें व्हाइट का यूज हो सकता है, और बुरी बात के ब्लैक आया है तो वहां पर संभावना ज्यादा इस बात की है कि वो बुरी बात कही होगी। और ये ईडियम्स पुराने जमाने के ही बने हुए हैं, आज के जमाने के नहीं है, बहुत पुराने जमाने के, एलिजाबेथ के टाइम के जो हैं ये ईडियम्स बने हुए हैं, या फिर उससे भी पुराने बने हुए हैं, अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। उस टाइम पे रेसिज्म बहुत होता था, काले सफेद का फर्क होता था। तो व्हाइट अगर कहीं लिखा मतलब अच्छा कॉन्टेक्स्ट निकलेगा, ब्लैक निकला तो बुरा कॉन्टेक्स्ट निकलेगा, इस तरीके से होता ही है ईडियम्स में। पर ऐसा है तो तुम्हें पता होना चाहिए, टू ब्लैक बॉल समवन। तो ब्लैक बॉल मतलब नेगेटिव है, ब्लैक बॉल का मतलब है किसी को समवन, किसी को ब्लैक मतलब किसी ब्लैक व्यक्ति को निकाल दिया। कहने का मतलब क्या है, ब्लैक बॉल का मतलब है टू एक्सक्लूड। हालांकि ब्लैक व्यक्ति मैं नहीं कह रहा हूं, ब्लैक ये गलत बात है भाई, बिल्कुल समझे। ब्लैक बॉल समवन मतलब किसी को एक्सक्लूड कर दिया तुमने अपने ग्रुप से। टू एक्सक्लूड समवन फ्रॉम अ ग्रुप और सोसाइटी ऑफन बाय सीक्रेट वोट। तुमने कहा इस व्यक्ति को निकाल दे, बोले सर निकाल दो, तो ब्लैक बॉल समवन का होगा टू एक्सक्लूड समवन फ्रॉम अ ग्रुप, किसी एक ग्रुप से बाहर निकालना, ब्लैक बॉल समवन। यार ये तो मुझे लगता नहीं एक्लेज हील बताने की आवश्यकता है। एक्लेज हील क्या है भाई, कमजोर पॉइंट है ना, मैंने बताया था पैर ही उसकी कमजोरी थी। कमजोर पॉइंट, स्ट्रॉन्ग माइनर इंजरी टू फीट, हिडन वीकनेस और वल्नरेबिलिटी। 41 हो गया है। एक्लेज हील फिर से वही है, वल्नरेबिलिटी बहुत बढ़िया दोबारा आ गया है, चलो ठीक है। ईडियम्स आपके गाइस पूरे हो गए हैं, 1 घंटे में ही हमने कर लिए हैं, ज्यादा टाइम लिया नहीं है। और मुझे लगता है आपको समझ में भी आया होगा, जहां समझाने की जरूरत थी मैंने आपको समझाया भी है, जहां मुझे लगता है आसान था मैंने जो है टाइम बचाया है। कुल मिला के पीडीएफ ये वाली आपको चाहिए देखने के लिए, रिवीजन के लिए, टेलीग्राम पे आ जाओ, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कुछ चर्चा करनी है थोड़ी बहुत अपनी, कोई आपके डाउट है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, हाय हेलो के लिए नहीं, सीरियस कंसर्न के लिए आना है। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मैं डेली कुछ ना कुछ पोस्ट भी करता हूँ। बाकी कुछ ना कुछ समस्या मुझसे बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे आके टेक्स्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। चलो खैर गाइस, आज के लिए इतने ही रखेंगे, बाकी काम कल करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी सभी को टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।